नमस्कार, मैं विशेष कुमावत जीनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रोफेसर और 12th क्लास इतिहास के वीडियो के लिए विशेष तौर से जो इस बार बोर्ड में इतिहास की विषय की जो पुस्तक रही है उसके ऊपर अपन अध्ययन करेंगे। पहला अपना टॉपिक मुख्य रूप से हमें समझना है वो है कालक्रम। कालक्रम आपके इतिहास के 12th क्लास की बुक पर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हमें समझना है क्योंकि जब तक हमें इतिहास के कालक्रम के बारे में पता नहीं होगा हम अच्छे से इतिहास को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम इतिहास के कालक्रम को समझेंगे कि इतिहास का पार्ट कौन सा है और किस किस समय में क्या हुआ है। तो पहला जो हमारा कालक्रम है जो इतिहास को विभाजित करता है वो 3 भागों में होता है। एक तो होता है प्राचीन काल, एक होता है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा होता है आधुनिक काल। वैसे तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार कालक्रम के सन में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें अपन को समझनी है मेन। देखो, प्राचीन काल इतिहास आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, अगर इतिहास की अपन बात कर रहे हैं तो इतिहास का काल कहाँ से शुरू होता है। वैसे अगर देखा जाए तो आज से पहले जो सब कुछ बीत गया वो सब इतिहास की घटनाओं में ही आएगा, इतिहास में ही आता है। परंतु फिर भी इतिहास, आदि इतिहास और प्राग इतिहास, ये 3 शब्द आते हैं। मैं पहले आपको इन 3 शब्दों के बारे में बताता हूँ। एक तो आता है प्राग इतिहास, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आता है आदि प्रागैतिहासिक काल। और तीसरा है इतिहास काल या ऐतिहासिक काल भी से अपन कह सकते हैं। अब हमें इतिहास काल वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो हालांकि सारा ही है, लेकिन हमें व्यवस्थित रूप से पता होना चाहिए कि इतिहास कहाँ से अपन मान रहे हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, ये भी इतिहास की श्रेणी में ही है, लेकिन प्राग इतिहास में कौन सा समय रखेंगे, आदि इतिहास में कौन सा समय रखेंगे और इतिहास काल में कौन सा समय रखेंगे, जो मुख्य रूप से हम इसमें ऐड करेंगे प्राचीन काल में। ठीक है, तो हालांकि प्राचीन काल सभी है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहला प्रागैतिहासिक काल का अर्थ समझते हैं। देखो, प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल हम उसे कहेंगे जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित, किसी भी भाषा में, किसी भी लिपि में कोई भी तथ्य हमें प्राप्त नहीं होता है, वह समय आएगा प्रागैतिहासिक काल में। मतलब जब हम इतिहास की बात करें तो 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व का जो समय है, इस समय में हमें किसी प्रकार की कोई लिखित चीज़ नहीं मिलती है। अब जब लिखित चीज़ मिलेगी नहीं तो हम पढ़ेंगे कहाँ से, मतलब ना लिखित है ना पढ़ी गई है। वो समय आ गया प्रागैतिहासिक काल में, 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व है। दूसरा आता है आदि प्रागैतिहासिक काल, मतलब इसका आधा मान के चलो। कहने का मतलब है इसमें ना लिखा ना पढ़ा, इसमें वो समय आएगा 5,000 से 1,500 ईसा पूर्व का समय। मतलब इसके अंदर हमें, या इस समय में हमें लिखित चीज़ें तो मिलती है, ना जाने कौन सी भाषा में, लेकिन वो अभी तक हमारे इतिहासकारों ने उसे पढ़ने में सक्षमता नहीं प्राप्त की है, मतलब अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। उस समय को हम आदि प्रागैतिहासिक काल में कहेंगे। जैसे इसमें लिखित तथ्य प्राप्त नहीं होते हैं, इसमें लिखित तथ्य प्राप्त होते हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। लिखित तथ्य प्राप्त होते हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लिखित मिले हमने पढ़े नहीं।
कहने का मतलब है वो भाषा ऐसी थी जो ये तो बताता है कि कुछ लिखा गया है, पर अभी तक वो भाषा समझ में नहीं आई है। उस समय को हम कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में। इसमें हमारे मुख्य रूप से जो भारतीय क्षेत्र पे अगर बात करते हैं तो ये समय रहा था सभ्यता का युग। इसमें बाद में थी सभ्यता सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। अब कुछ किताबों में कब से इसमें नाम में परिवर्तन होता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता भी मिल जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता भी मिल जाएगा और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी मिल जाएगा। वर्तमान में नाम ये वाला है इसका सिंधु घाटी सभ्यता। ये इस काल को हम आज प्रागैतिहासिक काल में कहेंगे क्योंकि इसमें लिखित तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं। मोहरों पर, सिक्कों पर, दीवारों पर कुछ लिखा हुआ तो मिलता है, लेकिन हमारे समझ में अभी तक नहीं आया है कि ये क्या लिखा गया और किस भाषा में लिखा गया है। तीसरा इतिहास काल, इम्पोर्टेंट काल शुरू होता है। इतिहास काल का समय अपन मान लेते हैं 1500 से वर्तमान तक, 1500 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। मतलब आज से पहले तक जो भी रहेगा वो सब इतिहास काल में आएगा। अब इसी इतिहास काल को हमने 3 कालों में विभाजित किया है। ध्यान रखना, वैसे तो प्राचीन काल में ये दोनों पार्ट भी लगेंगे, लेकिन हमें इसको समझना है ढंग से क्योंकि हम बात कर रहे हैं इतिहास काल की। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक हो गया, आज प्रागैतिहासिक काल हो गया और इतिहास काल हो गया। अब हम बात करते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल, बाद में इतिहास को 3 भाग कर दिए, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। मतलब ये तीनों ही वो काल है जिसके अंदर लिखित तथ्य भी मिलेंगे और जिन्हें हम पढ़ भी पाएंगे इस काल में, इतिहास काल में। और यहाँ से शुरू हो जाता है वैदिक काल। या तो आप कह दो वैदिक काल या कह लो आप वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से लेकर अभी तक का जो समय है वह सब इतिहास काल की श्रेणी में मुख्य रूप से आएगा। इसमें जो ग्रंथ मिले हैं, जिस भाषा में लिखे गए हैं, उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है, इसलिए ये इतिहास की श्रेणी में आएगा। अब अपन विभाजन करते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का। देखो, अब अपन यहीं से, हालांकि ये पूरा आ सकता है, लेकिन अपन वैदिक काल से लेंगे मुख्य रूप से। और वैदिक काल का समय आपको बताया 1500 से, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईस्वी तक। मतलब ये ईसा के पूर्व का समय 1500 साल और बाद में ईसा के पश्चात, मतलब आधुनिक जो कैलेंडर चला 900 वर्ष तक का जो समय है, उसका अध्ययन या उसमें जितनी भी राजवंश जो आएगी, जितने भी घटनाएं आएगी, उसे हम मुख्य रूप से प्राचीन काल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल का समय माना जाता है 900 ईसा से 1757 तक। 1757 तक मध्यकाल का समय माना जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो है दिल्ली सल्तनत के काल वगैरह आएंगे, मुगल काल इसी में आएगा और अंग्रेज़ों का प्रारंभ भी इसी समय में होगा। और आधुनिक काल इसके बाद में जो भी है समय, वर्तमान ले लो या अपने विभाजन तक ले लेते हैं अपन, बाकी वर्तमान तक भी लेंगे तो चलेगा, वो आधुनिक काल माना जाएगा। इसमें जो भी परिवर्तन हुए हैं हमारे देश में, क्रांतियाँ वगैरह जो हुई थी, विद्रोह हुए थे, भगत सिंह, गांधी युग, वो सब इसी के अंदर आएगा। तो 3 पार्ट हो गए, लेकिन अब हमें ध्यान देना है क्योंकि मुख्य रूप से अपन 12th क्लास के बेस पे ये पढ़ रहे हैं, तो 12th क्लास के पहले चैप्टर पे अपन जब आएंगे तो उसमें इतिहास का चैप्टर आता है, ऐतिहासिक काल आता है, स्रोत आते हैं। उसके बाद द्वितीय जो चैप्टर आता है वो इसी काल पे निर्भर करता है, क्योंकि पहले चैप्टर में सिर्फ पुस्तकें दी गई है, उन्हें विस्तार से बताया जाएगा। पहले हम कालक्रम समझ लेते हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताते हैं। ठीक है, मैं एक बार साफ कर देता हूँ, आप इन्हें नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जैसे भी किसी प्रकार की कोई गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। अपन अब पहले जो है प्राचीन काल है, इसके बारे में जो राजवंश इस समय में थे प्राचीन काल में, वो राजवंश अपन देखते हैं। प्राचीन काल हो गया, प्राचीन काल की बात करते हैं तो समय आपको बता दिया 1500 ईसा से लेके अपन 900 ईस्वी तक चलेंगे, लेकिन ईसा पूर्व से
900 ईस्वी तक चलेंगे। लेकिन इसी के अंदर अपन वो भी ऐड करेंगे जो प्रागैतिहासिक काल वाला था, वो भी अपन को ध्यान रखना है, ताकि मैं उनकी भी आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं और समय काल साथ में बता देते हैं। पहला अपने आ जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक के बाद में आएगा, भारतीय स्तर पर अगर देखें तो सभ्यता का युग आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। और तीसरा जो आ जाएगा इसमें वो आ जाएगा वैदिक काल, जो अपना मुख्य रूप से इतिहास को प्रमाणित करता है, वैदिक काल। इसे अपन वैदिक सभ्यता का युग भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले इसको डिवाइड करते हैं। ये माना जाता है 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक। इसके अंदर बता दिया, इसमें प्रागैतिहासिक मतलब मानव भ्रमण करते थे, एक स्थान पे नहीं रुकते थे, आदिवासी प्रवृत्ति के थे, एक निश्चित स्थान पर रहकर इन्होंने अपना जीवन यापन अभी शुरू नहीं किया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका समय माना जाता है 5,000 से 1,500 ईसा पूर्व तक। ध्यान रहे, सिंधु घाटी सभ्यता में भी अलग अलग विद्वानों ने समय में थोड़ा फेरबदल किया है, हमने मुख्य समय लिया है। 5,000 के आसपास ये बसना शुरू हुई और 1,500 तक आते आते ये सभ्यता पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई, समाप्त हो गई, जिसका कारण मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाएं मानी जाती है, जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप वगैरह माना जाता है। इसके अंदर आपको बताया कि लिखित तथ्य मिलते हैं, लेकिन जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तीसरा काल आ जाता है अपना इम्पोर्टेंट 1500 से 600 तक, 600 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखना, यह है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का काल। इसमें लिखित तथ्य मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, या जो हमारे विद्वानों ने जिन्हें पढ़ा है आसानी से। इसलिए मुख्य रूप से हमारा इतिहास काल यहाँ से शुरू हो जाता है लिखित रूप में। इसको 2 भागों में बांटा गया है, ये भी अपन यहीं पे समझ लेते हैं। इसके 2 भाग हैं, एक तो है वैदिक या कह रहे हैं अपन ऋग्वैदिक काल, और दूसरा इसमें जो है वो है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो ऋग्वैदिक काल जो है प्रारंभ वाला, उसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और दूसरा जो समय है उत्तर वैदिक काल का, इसका समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं, वैदिक काल का समय ये मतलब इस समय में वेद लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया और बाकी अन्य वेद इस काल में लिखे गए थे, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहे गए हैं। वेद 4 है, आपको पता है, वो सब विस्तार से आपको बता देंगे। आ जाओ आगे, अपना टॉपिक शुरू हो जाता है महाजनपद वाला। ये ध्यान रखना है, महाजनपद काल। इतिहास के विद्यार्थियों को कालक्रम का पता होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक कालक्रम मालूम नहीं होगा, हम कन्फ्यूज़न में रहेंगे, कौन सा राजा कब आया, कौन सा राजवंश कब आया, किस समय में क्या हुआ, किस समय में क्या नहीं हुआ। इसलिए हमें कालक्रम का अनुमान होना जरूरी है। ये आपकी 12th क्लास की बुक में विस्तार से नहीं आता है, लेकिन इतिहास के विद्यार्थी को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपन इस कालक्रम को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। महाजनपद काल ये माना जाता है 600 से 325 ईसा पूर्व है। याद रहे, ये भी ईसा पूर्व है, ये भी ईसा पूर्व है। जब तक मैं उल्टे सन लिख रहा हूँ समझ लो ईसा पूर्व का समय है। महाजनपद काल, ध्यान रहे, इस समय महाजनपद मतलब 16 महाजनपद हुआ करते थे भारत में। 16 महाजनपद। अपन ये भी कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार भारत में राज्य हैं, उसी प्रकार ये 16 महाजनपद हुआ करते थे, जो अपने आप में ही राज्य होते थे, अपने आप में ही देश होते थे। इनकी सीमाएं अलग अलग क्षेत्र से लगती थी, युद्धों की वजह से सीमा घटती बढ़ती रहती थी। महाजनपद काल के बाद में इसी काल की इम्पोर्टेंट बात है, 600 से 325 बहुत इंपॉर्टेंट काल है। इस काल में 2 विशेष धर्म का बढ़ावा हुआ था, एक था जैन धर्म और एक था बौद्ध धर्म। ध्यान रहे, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध,
इस काल के मुख्य व्यक्ति माने गए हैं या संत माने गए हैं जिन्होंने लोगों की विचारधारा को बदला था। इस काल में ही, महाजनपद काल में ही इनकी भी जीवनी अपन पढ़ेंगे। आगे आ जाता है, इसके बाद में कई कालक्रम में परिवर्तन होना शुरू होता है, लेकिन ये महाजनपद काल में ही आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं। इसी महाजनपद काल में भारत में कुछ राजा स्थापित होना शुरू हुए थे। वो मुख्य रूप से थे, पहला वंश आता है हर्यक वंश, दूसरा वंश आता है शिशुनाग वंश, और तीसरा वंश आता है इसके बाद नंदवंश। नंदवंश के बाद में आता है मौर्य वंश या मौर्य काल वंश कहो चाहे काल कहो। इसके बाद आता है मौर्य के बाद शुंग वंश, शुंग वंश। उसके बाद आता है कण्व वंश, और कण्व वंश के पश्चात काल आता है जो है अपने सातवाहन वंश। मुख्य रूप से ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इनका एक सूत्र भी है, सूत्र आपको बता दिया जाएगा। इनको क्रम से आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक सूत्र बताएंगे, सूत्र के अंदर ही आ जाएगा। पहले आ जाते हैं अपन इसमें हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो समय है वो है 544 से 412 ईसा पूर्व।